नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मणिपुर लंबे वक्त से अशांत है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, उससे पहले पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो चुका है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो अपने चुनाव का जिस वक्त प्रचार कर रहे थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। वो तो शुक्र है कि गोली उन्हें छूकर निकल जाती है, वो उनकी जान वो गोली नहीं ले पाती, लेकिन वो गोली चलाई गई थी उनकी जान ही लेने के लिए। तो आखिर ये कौन कर रहा है? इसके पीछे नाम आता है डीप स्टेट का, जिसे अमेरिका ही संचालित करता है, अमेरिका से ही ये चलता है और डोनाल्ड ट्रंप इसके निशाने पर है। मतलब अमेरिका में रहकर ही डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग भाते नहीं है। अब एक खुलासा किया है एक पूर्व सीआईए के अधिकारी ने, और उसने माना है कि दुनिया भर को अस्थिर करने के लिए ये जो डीप स्टेट है वो अमेरिका से ही काम करता है। बाकी क्या कुछ फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए डीप स्टेट कर रहा है और दुनिया के लिए क्या कुछ डीप स्टेट कर रहा है, करने वाला है या कर चुका है, उसी के लिए ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अब सीआईए के पूर्व अधिकारी ने भी मान लिया कि हां, डीप स्टेट कोई चीज है जो अस्तित्व में है और वो देशों को अस्थिर करती है। मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में वो के लोग क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि डीप स्टेट है क्या, क्योंकि डीप स्टेट बहुत ज्यादा हम सुनते हैं जी। सीआईए ने कुछ बड़े बिजनेसमैन को किसी खास मकसद से लगा रखा है अलग अलग देशों में। और सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं है, उसमें डिप्लोमेट्स भी हैं, उसमें स्ट्रेटजिक अफेयर्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं ये सीआईए के पूर्व डायरेक्टर हैं, नाम है लॉरी जॉनसन। लॉरी जॉनसन साहब एक बात कहते हैं कि जो अमेरिका में जो मौजूदा सरकार है, यानी जो बिडेन की सरकार है, वो इस बात से खुश नहीं थी कि भारत की सरकार जो है वो कैसे इंडिपेंडेंट फैसले ले रही है। उन्हें आदत ये थी, और आज से नहीं, जब से एशिया पर या जब ब्रिटिश का शासन था तो पश्चिमी हमेशा ये देश ये मानकर चलते थे कि हम जो कहेंगे वही करेंगे ये देश। अमेरिका ये मानकर चलता था कि भारत वही करेगा जो वो चाहता है या पाकिस्तान वही करेगा जो वो चाहता है। ठीक है। तो कुछ सरकारें आई, अभी नहीं, 70 के दशक के बाद से ही, जैसे एक सद्दाम हुसैन की सरकार थी। उन्होंने अपने लोगों पर ध्यान दिया कि जो इराक के लिए बेहतर है हम वो करेंगे। अमेरिका ने बहाना क्या बनाया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में और वो कहीं छुपा के रखा हुआ, इसलिए हम इराक पे हमला कर रहे हैं। इराक पे हमला कर दिया, बर्बाद हो गया। आज तक वो जवाब नहीं मिला कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है कहां, कहां मिला वेपन्स ऑफ। उसी तरह जो जो देश अमेरिका के कहे अनुसार नहीं चलते हैं, वहां वो सरकारें बदलवा देती है। ऐसी सरकार उन्हें चाहिए जो उनके कहे अनुसार चले। अब भारत पे आते हैं। लॉरी जॉनसन ने कहा कि भारत की जो मौजूदा सरकार है उसने इंडिया फर्स्ट का नारा दिया है, जो भारत के हित में है वो काम करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस आए हैं, जैसे सबसे पहले अफगानिस्तान में अमेरिका की सरकार चाहती थी कि जिस तरह पाकिस्तान उसके लिए सैन्य अड्डे दे रहा है, भारत की सरकार भी मदद करे। वो कश्मीर में अपने लिए एक सैन्य अड्डा चाहती थी। भारत की सरकार ने मना कर दिया कि हम अपनी भूमि पर अमेरिकी सेना को कैसे आने दे सकते हैं, क्योंकि बगल में चाइना है। अमेरिका की योजना थी कि जब भारत के कश्मीर, शिमला या उस तरह के इलाकों में हम रहेंगे तो बगल में चाइना की निगरानी हम कर सकते हैं। पहला झटका वो लगा। दूसरा झटका ये लगा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आइदर यू आर विथ अस और यू आर विथ देम, या तो आप हमारे साथ है या फिर उनके साथ है, बीच का कोई स्टैंड नहीं होता। भारत ने कहा कि जो आपको करना है कर लीजिए, हम भाई ये हमारा युद्ध नहीं है, हम क्यों लड़ेंगे, बिल्कुल आपका युद्ध है। ये हमारा जो मेन फोकस है वो है कि यहाँ के पब्लिक का अपलिफ्टमेंट कैसे हो, हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़े। हम युद्ध वगैरह में फंसेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। दूसरा झटका था। उसके बाद जब मौजूदा सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार, तो वो अमेरिका ये चाहता था कि रशिया वाले युद्ध में भारत अमेरिका का साथ दे। और अमेरिका का साथ कैसे दे? अगर साथ नहीं भी दे रहा हो तो कम से कम रशिया के साथ किस तरह का ट्रेड वगैरह कुछ नहीं रखे, संबंध तोड़ ले। अब इसी दौरान भारत ने यह देखा कि हमें हमारी सबसे ज्यादा जो जरूरतें थी वो कच्चा तेल है। कच्चा तेल हमें रशिया से सस्ता मिल रहा था, तो हम कच्चा तेल लिए। हमें क्या मतलब कि अमेरिका किससे लड़ रहा है, यूक्रेन कैसे लड़ रहा है। अमेरिका की समस्या भारत की समस्या थोड़ी ना है। बिल्कुल।
भारत की समस्या जो होगी वो भारत की अमेरिका में नहीं हो सकती। तो हम अपनी समस्याओं को हम डील करते हैं, वो अपनी समस्याओं को वो डील करता है। ये उनका वॉर है, इट्स देयर वॉर, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। तो जो बिडेन के अहम को ठेस लगा कि भाई या तो यूक्रेन मसले पर हमारा साथ तो दे नहीं रहा है, ऊपर से रशिया से ट्रेड कर रहा है। एक और झटका जो बिडेन को ये लगा कि वो चाहते थे कि ईरान में, उन्होंने सैंक्शन लगाया हुआ था ईरान पे, और भारत जो है वो ईरान के साथ किसी तरह का कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखे। जबकि हम जो थे वहां पे एक पोर्ट डेवलप कर रहे थे, चाबहार पोर्ट नाम था उसका। हम ईरान की सरकार, ईरान के साथ मिलके, हाँ ईरान के साथ मिलके वो ग्वादर पोर्ट चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा था, और हम जो थे ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए वो फायदा था। उससे अरब देशों और यूरोप में हमारा बिजनेस बढ़ता। अब ये बात पसंद नहीं आई कि ईरान के साथ कैसे रिश्ते रख सकते हैं, ये रशिया के साथ कैसे रिश्ते रख सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये सरकार हमारे फेवरेबल नहीं है, और ऊपर से मोदी जी ये कह रहे थे कि हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे, हमारे लिए न कोई बड़ा न छोटा, दोस्ती बराबर वालों में होती है। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो आदी थे कैसे, मनमोहन सिंह जाते थे, उनके पीठ ठोकते थे। वो भारत के प्रधानमंत्री का पीठ ठोकता था अमेरिका का राष्ट्रपति, जैसे वो बॉस है और ये उनके मातहत कर्मचारी हैं। और ये होता था, इस तरह के विजुअल्स हमने देखे हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया कि ये सरकार तो नहीं चलेगी। तो लेकिन उससे पहले उन्होंने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने साफ साफ कहा कि मेरी सरकार को हटाने के पीछे अमेरिका का हाथ है, उनका स्टेटमेंट था। वहां अपदस्थ किया, अपना पपेट गवर्नमेंट लाया। उसके बाद उन्होंने म्यांमार में अभी भी कोशिश जारी है, वहां गृह युद्ध जारी है, और वहां अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंट आंग सान सू की है, जो कि डेमोक्रेसी के नाम पे अमेरिका की पपेट बनी हुई है। और वहां की जो मिलिट्री जो शासन है, जिसे हुंटा बोलते हैं, उसके खिलाफ ये गृह युद्ध वहां करवा रहे हैं, लड़ाई अभी भी जारी है। इन्होंने बांग्लादेश में जो किया वो साफ साफ जो शेख हसीना, उन्होंने कहा कि ये सेंट मार्टिन द्वीप चाहते थे और हम नहीं दिए, तो बोले कि तुम्हारी सरकार बदल देंगे, वहां बदल दिया। श्रीलंका में यही काम किया इन्होंने। मालदीव में देखिए, तो अब भारत के आसपास के जितने देश थे वहां पे इन्होंने सरकार बदल दिया। लेकिन भारत मजबूत देश है। भारत को बर्बाद करना है या यहाँ सत्ता तख्ता पलट करवाना है, तो सबसे पहले भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करना होगा। तो आर्थिक रूप से कमजोर करने का मतलब यह है कि यहाँ के जो उद्योगपति अच्छा कर रहे हैं, पहले उनके पर काटो। तो अडानी वाला प्रकरण चला, ये लगभग साल भर से, अभी भी वो चाहते हैं कि किस तरह भारत के व्यापारियों का बिजनेस ठप हो जाए। भारत के व्यापारियों का बिजनेस ठप होने का मतलब है भारत के बाजार को ठप करना। तो एक वो कॉमर्स वॉर चुनौती दी है ना अडानी ने सीधा अमेरिका में जाकर के, मैं आपके यहाँ के प्लांट लगाऊंगा तो 15,000 जॉब्स क्रिएट करूंगा। ये चीज पसंद नहीं आई, शायद पसंद नहीं उन्हें। तो पसंद, टाटा ने जो जगुआर और लैंड रोवर का जो एक्वायर किया था, वो ही पसंद नहीं आता कि ब्रिटिश कंपनी के साथ कंपटीशन करके टाटा कैसे जीत सकता है। या अमेरिकी कंपनी जो कि ऑस्ट्रेलिया माइंस में बिडिंग कर रही थी, या अमेरिका में आप जितना पोर्ट है, केन्या में था उनका, वो सब कैसे ये ले रहे हैं, जबकि हम तो इस दुनिया के बिग बॉस हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने पहले तो कॉमर्स वॉर छेड़ा ताकि भारत आर्थिक रूप से कमजोर हो। भारत ने दूसरे ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए कि अमेरिका जहां हमें नुकसान पहुंचाएगा तो हम दूसरे देशों के साथ उसकी भरपाई करेंगे, रशिया से कच्चा तेल ले लेंगे, चाइना के साथ रिश्ते ठीक करेंगे, हम छोटे छोटे वैसे देश जहां आज तक कोई प्रधानमंत्री गया नहीं था उनके साथ संबंध करेंगे। दूसरा उनका एक समस्या है कि भारत को हम किसी तरह आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। भारत जो है पहली बार इतिहास में फाइटर जेट बेच रहा है, तेजस 54,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। हम उसे इंजन भी नहीं दे रहे, उसके बावजूद भी वो बेच रहा है। ये हम बर्दाश्त, क्योंकि हथियार बेचने का अधिकार उन्हें लगता था कि सिर्फ हमारे पास है, या फिर उनके जो सिलेक्टेड देश थे। आप फ्रांस से खरीद लीजिए, ब्रिटेन से खरीद लीजिए, अमेरिका से खरीद लीजिए, लेकिन भारत जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसको वो बोलते थे, आखिर में काम कैसे कर रहा है। आखिर में पंकज जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ट्रंप के आने के बाद ये जो CIA के अधिकारी भी बात करने लगे हैं डीप स्टेट के बारे में, ये खौफ है ट्रंप का। ट्रंप के आने के बाद जैसे पर भारतीय व्यापारियों के कतरना चाहते थे ये डीप स्टेट वाले, अमेरिका वाले, वैसे इस डीप स्टेट के पर कतरे जाएंगे। इसका भविष्य क्या होगा? नहीं देखिए, ट्रंप और CIA का जो रिश्ता है वो अजब है। हाल ही में, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, CIA के एक अधिकारी ने बताया कि 2018 में ट्रंप की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए FBI ने जो बिडेन की मदद की थी। ट्रंप वहां पे खार खाए हुए हैं।
जो CIA ने रशिया के साथ संबंधों को खराब किया वो इसलिए क्योंकि ट्रंप पुतिन के साथ बेहतर संबंध करना चाहते थे, वहां पे टेंशन पैदा किया उस देश में। ट्रंप इसलिए नाराज है, ट्रंप इसलिए नाराज है कि भारत जैसा इकलौता ऐसा भारत देश है दुनिया में जो 7% की रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। अब चाइना भी 4.5 पे आ गया है और यूरोप का जो ग्रोथ रेट है वो 2% के आसपास है, अमेरिका का ग्रोथ रेट 4.8% है। तो ये 7% की रफ्तार से बढ़ते हुए देश के साथ अगर ट्रेड एंड कॉमर्स अगर शुरू कर दे ट्रंप, या फिर दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हो, तो कैसे इसे डिरेल करें, इस प्रोजेक्ट पे CIA काम कर रहा था। इसी वजह से ट्रंप CIA से नाराज हैं और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि जब मैं आऊंगा तो कुछ लोगों को या डीप स्टेट को मैं डिसमेंटल करूंगा। डीप स्टेट करता क्या है, वो दूसरे देशों में जाके वो छेड़खानी करता है, वहां राजनीतिक रूप से सत्ता बदल देगा, उनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाएगा। और ये सब जॉर्ज सोरोस हो, रॉकफेलर फाउंडेशन हो, ओपन एयर सोसाइटी हो, ओपन एयर सोसाइटी हो, या फिर सुनते तो यही है कि मिलिंडा गेट्स और बिल गेट्स फाउंडेशन भी यही काम करता है। ये सब समाज सेवा के लिए जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां दूसरा कुछ काम करने लगते हैं। आपने देखा होगा भारत में जैसे ही मोदी सरकार इस बार आई 244 सीट लेकर, अचानक जो अमेरिकी डिप्लोमेट्स थे उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ, उस तरह के नेताओं के साथ मुलाकात करना शुरू कर दिया जो सरकार गिरा सकते थे। नीतीश कुमार की पार्टी के साथ मुलाकात की, चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात की, उमर अब्दुल्ला से जाके मिले, ओवैसी से मिले, और बाकी कांग्रेस और राहुल गांधी का तो कहना ही नहीं है, उसकी तो बहुत सारी कहानियां हैं और हर कोई जानता है। तो ये काम करते थे। अब जो हो रहा है कि ट्रंप के आने के बाद ये CIA के पूर्व डायरेक्टर हों, एक सारा जोन्स है जो कि साउथ ईस्ट एशिया का कमान संभालती हैं, वो CIA की अधिकारी यहां सबसे बड़ी हैं। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का प्रोजेक्ट जो था वो पहले ही डिसाइड हो गया था, हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वहां भारत की मोदी सरकार को अपदस्थ करना था। लेकिन देखिए, ऊपर वाले की मेहरबानी कहिए या फिर इस देश के लोगों का जजमेंट कहिए कि लगातार वो साजिशें करते रहे, इसके बावजूद जनता ने मोदी सरकार को चुना। वो जो संविधान खत्म कर देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, किसानों को रोड पे बुलाओ रे, तो शाहीन बाग के बहाने आंदोलन कराओ रे, तो ये टिकैत हो गए, ये सब जो पत्रकार जो घूमते रहते हैं, सबका देखिए, सबका विजिट होता है, अमेरिका जाएंगे या दुबई जाएंगे या विदेश जाएंगे, वहां से पता नहीं कहां से माल लाते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये सारा एक इकोसिस्टम इन्होंने बनाया था। उसमें योगेंद्र यादव से लेके जो पुराने जिनके NGOs बंद कराए थे मोदी सरकार ने, वो सब सारे आ गए। ये जो खालिस्तानी हैं जिनका पूरा फंडिंग कनाडा वगैरह से, कनाडा के पैसे डूब गए ना किसान आंदोलन में, इस वजह से वो ट्रूडो ज्यादा बौखलाए हुए हैं, वो अब तो डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये सारा जो प्रोजेक्ट है उनका चल रहा है, और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ इस चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि आने वाले चंद महीनों में, 2 महीने लगे 3 महीने लगे, भारत में एक और विप्लव की तैयारी की जा रही है। और उसी सिलसिले में देखिए, ये अडानी पे अटैक, ये सब जो कॉर्पोरेट वॉर है, लेकिन यहां सामाजिक रूप से कैसे उथल पुथल मचाया जाए ताकि सरकारें परेशान रहे, वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस ना कर सके, भारत की तरक्की चारों तरफ से ना हो, वो इन्हीं सब चीजों को डील करने में परेशान है, इसलिए वो करने वाले हैं। और जो डेडलाइन है, मैं आज बता रहा हूं कि अगले साल की शुरुआत में या इस साल के अंत में देखिएगा, वो फिर से एक बार एक्टिव होंगे। किसने मणिपुर जैसा है कुछ और नहीं, वक्फ बोर्ड के नाम पे हो सकते हैं, या वो CA/NRC के नाम पे तो एक बार बैठ गए हैं, हो सकता है कि UCC के नाम पे हो जाए, वो किसी न किसी बहाने करेंगे ये काम, एक और कोशिश करेंगे। और उनका पूरा ये रहेगा ना कि किसी तरह भारत को डिस्टर्ब किया जाए, भारत के लोग एकजुट होकर, एकनिष्ठ होकर अपने तरक्की की बातें न कर सके, वो छोटे छोटे मसलों में उलझे रहे। हो सकता है जातिगत जनगणना के नाम पे इन लोग हिंसा करा दे, कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्लानिंग बिल्कुल तैयार है। ठीक, और वो सारे एक्टिव हो गए हैं, पेमेंट वगैरह सब आना शुरू हो गया है। देखिए क्या होता है, आने वाला वक्त बताएगा वो। तो लेकिन ये जो डीप स्टेट है जिसकी हम इतनी लंबी चर्चा कर रहे थे, इसके पर कतरे जाएंगे। जनवरी के बाद, 20 जनवरी के बाद, जिस वक्त ट्रंप शपथ ले लेंगे, 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के बन जाएंगे, उस वक्त इसके पर कतरे जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ा धमाका जरूर करेगा। जैसे यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल रशिया के ऊपर दागने की परमिशन दे दी, अब दुनिया में टेंशन है। हालांकि इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पता है यूक्रेन रशिया से टक्कर नहीं ले सकता। ठीक वैसे ही जैसे पंकज जी ने भी बताया कि 20 जनवरी से पहले इस देश में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जी, और मैं बात कहना चाहता हूं, ये देश के लोग समझ ले, 24 तारीख, जी हां, कल 23 है, 24 तारीख को मौलाना तौकीर रजा ने दिल्ली में
बहुत सारे मुसलमानों को इकट्ठा होने के लिए कहा है। कहा तो यह है कि हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ इकट्ठा होंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि हम सड़कों पर उतार देंगे। ये एक ट्रायल है, जैसे लैब में टेस्ट किया जाता है कि कहां तक वो जुटा सकता है। अगर लगेगा कि सक्षम है तो उसको भी पेमेंट हो जाएगा, और लगेगा कि सक्षम नहीं है या ऐसे ही ज्यादा बोलता है तो हो सकता है उसकी पेमेंट कम हो या रुक जाए। तो देखिए 24 तारीख को जो होता है वहां से वो शुरू होगा और फिर धीरे धीरे मोमेंटम गेन करके दिसंबर के लास्ट या जनवरी तक कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं ये लोग। चलिए देखते हैं 20 जनवरी से पहले क्या कुछ एक बार फिर ये भारत की सरकार को, चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश करते हैं। पंकज जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।